आज की दवा है चिलिडोनियम, जो मटेरिया मेडिका प्यूरा में दी गई है डॉक्टर हेनमेन द्वारा। पहले के समय में चिलिडोनियम को यूज किया जाता था। उसके जूस, जो उसका प्लांट जूस होता था, वो पीले रंग का होता था और उसको उसी इंडिकेशन के आधार पे हेपेटिक डिसऑर्डर में यूज किया जाता था। तो हेनमेन ने कहा ये तरीका गलत तरीका है। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के तरीके को हेनमेन ने इसी मेडिसिन के बारे में बोला है कि तरीका गलत है। मतलब आप उसको सही से दिखाओ, अंदाजे से न लगाओ कि पीला रंग है तो ये इसके लिए दवा दे दो, ऐसा ना करो। हालांकि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर या जो ये इसके मेथड है, ये दवाओं को याद करने के लिए अच्छा रहता है। जैसे पेट्रोलियम जैसे है, तो उसको पेट्रोल की महक से दिक्कत होती है या ट्रेवलिंग से प्रॉब्लम होती है, या पेट्रोलियम जेली क्रैकिंग ऑफ हील में यूज की जाती है। इस तरह से लोग याद तो करने के लिए अच्छा है, लेकिन हेनमेन ने कहा इसको ऐसे ना याद करो, इसको सही से पढ़ लो, परेशान ना हो। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हेनमेन ने कहा कि इसको ऐसे मत पढ़ाई करो। तो हेनमेन ने चिलिडोनियम को कहा कि चिलिडोनियम एक ऐसी दवा है जो जिसको उन्होंने उसके जूस, जो रूट के जूस है, उससे लिया। अच्छा, खास बात यह है, अगर इसको आप देखोगे, इसकी फैमिली वही फैमिली है, पेपरवेसी फैमिली है, जो आपकी ओपियम की है। तो ओपियम में क्या है कि ओपियम में एक फीलिंग है, पेन या पेनलेसनेस। पेन है या पेनलेसनेस है। तो बेसिकली क्या है, पेनलेसनेस है इसमें। जो जो सबसे ज्यादा जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम है ओपियम का है पेनलेसनेस। तो ये इसके जो खानदान है या फैमिली है, वो ओपियम का ही फैमिली है। ठीक है। चिलिडोनियम जो दवा है, इसके बारे में डॉक्टर विथालकस कहते हैं, इन माई एक्सपीरियंस चिलिडोनियम इज क्वाइट सिमिलर इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर टू लाइकोपोडियम। द टू कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट स्पेशली व्हेन कंसीडर द होल पर्सन। वो कहते हैं कि अगर आप इसको होल पर्सन के लिए डिफरेंशिएट करना हो, तो आपको चिलिडोनियम और लाइकोपोडियम को डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा आसान है। कैसे आसान है? चिलिडोनियम इज नॉन एंटीसोरिक, ठीक है, एंड लाइकोपोडियम इज एंटीसोरिक। एक पॉइंट, एक पॉइंट जिसपे मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, ये नॉन एंटीसोरिक है और चिलिडोनियम इज लाइकोपोडियम एंटीसोरिक। ठीक। वो कहते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत है। उनकी बात कहीं हद तक बहुत सही है, क्योंकि अगर आप इनके उसके लेंगे, सिम्टम्स लेंगे, अगर आप प्रूविंग में जाके पढ़ोगे, तो प्रूविंग में भी क्या मिलता है वो बताऊंगा। जहां पे मैं बस खाली मिसालों की कुछ बात कहना चाहता हूँ। विथालकर सर कहते हैं, इन माई ऑब्जर्वेशन चिलिडोनियम पेशेंट आर क्वाइट फोर्सफुल इंडिविजुअल। दे सीम टू हैव ए नीड टू डोमिनेट अदर्स। दे आर वेरी ओपिनियटेड। अब ये कहते हैं कि लाइकोपोडियम की तरह ये भी डोमिनेटिंग होते हैं, और लाइकोपोडियम कावर्ड होते हैं, और वो डोमिनेशन उनका लिमिटेड है। वो उस पे करेंगे, वो करेंगे हार्डर फॉर इंफीरियर एंड सॉफ्टर फॉर सुपीरियर। बट चिलिडोनियम जो है वो सब पे डोमिनेट होने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू है डॉक्टर विथालकर सर का। मैं बात कर रहा हूँ चिलिडोनियम की। चिलिडोनियम को कैसे हम समझेंगे, कैसे हम उसके पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझेंगे, कैसे उसको प्रेस्क्राइब करने के बारे में समझेंगे, आप उस पर बात करते हैं। चिलिडोनियम मेजस, सेलेडाइन, फेलोवार्ड, एक्ट्रू, इसमें क्या क्या जो कंटेंट जिसकी वजह से सिम्टम आते हैं, वह है चिलोडाइनिन, चिलोथ्रीन, चिलोडेनिक एसिड, चिलोडोक्सेथेन। ठीक है। थ्रू द cerebrospinal system चिलोनियम हैज द 3 स्पेशल सेंटर ऑफ एक्शन। यहाँ पे वैगी या वैगस
इसी वैगी या वैगस को न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व बोलते हैं। इस नर्व के माध्यम से ये आपके, इसका न्यूमोगैस्ट्रिक नाम ही इसलिए आया, न्यूमो मतलब लंग्स, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक। तो इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो नर्व के माध्यम से, एक तो किस पे है, न्यूमोगैस्ट्रिक या वैगस नर्व पे। वैगस दो नर्व है, राइट और लेफ्ट, इसलिए इसको नाम वैगी रखा गया है। अब एक बार हमने बोल दिया न्यूमोगैस्ट्रिक तो मतलब गैस्ट्रिक आ ही गया। और गैस्ट्रिक में भी इसका जो है वो लीवर इन्फ्लामेशन एंड जॉइंटिस प्रोड्यूस करेगा। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू करता क्या है, ये हाइपरेमिया प्रोड्यूस करता है, इन्फ्लामेशन। इसका मतलब है कि इन्फ्लामेशन भी करता है और हाइपरेमिया भी करता है। हाइपरेमिया जो है वो क्या है, हाइपरेमिया जो है वो है कंजेशन। कंजेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन करता है कौन, थ्रू वैगस नर्व, कौन, चिडोनियम। What is tissue congestion? Definition: a finding indicate the presence of increased blood volume in the vascular lumen. वहां पे वैस्कुलर ल्यूमन में ब्लड का वॉल्यूम को बढ़ा देता है कौन, क्लिडोनियम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन में आपके हाइपरेमिया प्रोड्यूस करेगा। ये इन्फ्लामेशन भी प्रोड्यूस करता है लेकिन हाइपरेमिया प्रोड्यूस करेगा। अगर आप निमोनिया के स्टेजेस को जानते हैं तो आपको हेपेटाइजेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वी हैव कैथेरल इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई स्पेशली विद हेपेटिक सिम्टम। ये जो विद लिखा है ना, ये कॉन्कोमिटेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी पूरी कहानी समझने में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चिडोनियम को एशियंट समय से, पुराने समय से लीवर की दवा के रूप में यूज किया जाता है। इसलिए आपको इस दवा को बहुत समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको लीवर तो याद रखना है। हम इसको बेसिकली जो समझते हैं वो सिर्फ लीवर की दवा समझते हैं। ये सिर्फ लीवर की दवा नहीं है, ये आपको लीवर की जो पैथोलॉजी है, जैसे एंटीब्रोड के बारे में डॉक्टर कैंसर बोलते हैं, उसकी सारी पैथोलॉजी सेंटर्ड है स्टमक पे, उसी तरह इसकी सारी पैथोलॉजी सेंटर्ड है लीवर पे, और लीवर के साथ साथ और बीमारियां देगा। द वैगस नर्व हिस्टोरिकली साइटेड न्यूमोगैस्ट्रिक, ये 10th क्रेनियल नर्व है। ये पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करेगी हार्ट लंग, अच्छा इसका क्या है, हार्ट लंग एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दिल, जिगर न होके यहाँ पे लंग्स लिखा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लिखा है। वैगस नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच वेरिएड टास्क एज ए हार्ट रेट, जीआईटी, पेरिस्टाल्सिस, स्वेटिंग एंड। जो वैगस नर्व के जो फंक्शन है वो आपको मिलेंगे। एक दवा ऐसी कौन सी है जो और है जो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे या वैगस नर्व पे इफेक्ट करती है, कोई नाम बताएगा उसका? ऐसी कौन सी दूसरी दवा है जो बहुत ज्यादा जिसको एम्फेसाइज किया गया है, जो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे काम करती है? कोई बताएगा? आवाज मेरी सुन रहे हो कि नहीं? कैन यू हियर मी? हाँ बॉस, आवाज तो क्लियर है। तो नक्सबम का ऐसी कौन सी दवा है जो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे काम करती है और कोई बताओ इसको। अगर आप डॉक्टर फाटक रिपर्टरी खोलोगे, फाटक मटेरिया मेडिका,
तो जब इपिकाकुना खोलोगे, इपिकाकुना का जो पहली लाइन यही लिखी है, इट एक्ट चीफली ऑन द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व producing gastrointestinal disturbance and respiratory affection with continuous nausea। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें और उसमें, इसमें उसमें मतलब इसमें क्लिडोनियम में और उसमें इपिकॉक में अंतर क्या है? अंतर इतना है कि वहां पे वो एक हेमरेज प्रोड्यूस करने वाली मेडिसिन है, ठीक है, और वहां पे जो है उसका, उसमें भी नौजिया है, यहाँ भी नौजिया है। आपको पता भी होगा कि दोनों में नौजिया मिलेगा। एक जो दवा है जिसको हमारे जो प्रफुल्ल सर हैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे, एपिकॉक को बोलते थे चिली प्लेटिना, क्योंकि वो कंटेम्पचुअस होती है, एवरीथिंग, हर चीज़ को कंटेम्प्ट कर देती है, ठीक है, और उसको कांस्टेंट नौजिया है। और वो नौजिया उसकी कैसी है? वो नौजिया ड्यू टू न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व की वजह से है, इसलिए वो जीआईटी का वो उस तरह का डिस्टर्ब है, जैसे मान लो एंटी फ्रूट है, उसने ओवर ईटिंग कर ली, ओवर ईटिंग कर ली तब उसको उल्टी हो रही है। इपिकॉक में क्या होता है, उसकी टंग क्लीन है, उसके बाद भी उल्टी हो रही है। उसको डॉक्टर विजयका सर ने बहुत अच्छा इंटरप्रेट किया था कि ऐसी दवा है जो हाईली डिसकंटेंटेड है चाइना के साथ। वो दो दवाओं को इसीलिए बोलते थे चिली प्लेटिना, एक तो चाइना को और दूसरा इपिकाकुना को। ये दवा भी न्यूमोगैस्ट्रिक पे काम करती है, लेकिन उसमें स्फीयर ऑफ एक्शन थोड़ा दूसरी तरीके से है। सेंटर तो वही है, लेकिन उन सेंटर पे होने के बाद भी वो अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। एक जो सामने चित्र है, सामने चित्र में जो लिखा है 10th नर्व, वैगस नर्व, इस पे मैं पेन चला रहा हूं, ये जा रही है कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकाई, स्लो हार्ट बीट, स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रीशन, स्टिमुलेट बाइल सिक्रीशन। पैरासिम्पथेटिक, वैगस नर्व पैरासिम्पथेटिक के थ्रू क्या करती है? कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकाई करती है, स्लो हार्ट बीट करती है, स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रीशन करती है, स्टिमुलेट बाइल रिलीज। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जो किडनी को भी इफेक्ट कर रही है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्योंकि ये वैगस नर्व पे काम करती है जो 10th क्रेनियल नर्व है, तो क्या ये जो क्लिडोनियम का पेशेंट होगा उसकी हार्ट बीट स्लो होगी कि फास्ट होगी? इस चित्र को देखिए, और मैं ये बता रहा हूं कि वैगस नर्व की काम करती है। आपका जो पेशेंट होगा उसमें हार्ट बीट फास्ट होगी कि स्लो होगी? स्लो होगी फास्ट वो। हो। फास्ट जिसने बोला है वो बताएगा क्यों फास्ट होगी। तो तभी तो स्लो करेगी फिर। तो क्या एलोपैथी है ये? देखो अब मैंने खोला है, इसको पढ़ो। हार्ट पल्स एंड सर्कुलेशन, लैंसिनेटिंग पेन इन हार्ट, stitching in cardiac region, must breathe short, followed by strong palpitation and anxiety, violent stitching in region of heart, palpitation, chorea, violent palpitation with tightness of chest, mental affection, very irregular palpitation of heart, hepatitis, pneumonia। हैनीमैन सर ने इसलिए तो बार बार बोला है कि आपको कोई भी बात को ऐसे नहीं मानना है, हमको प्रूविंग करनी है, प्रूविंग में जो सिम्टम मिले। तो आपका पेशेंट डिजिटलीज के सिम्टम लेके नहीं आएगा कि हार्ट बीट स्लो है, आपका पेशेंट सिम्टम लेके आएगा पल्पेशन के, ठीक है, वायलेंट सिम्टम लेके आएगा विद एंजाइटी। तो खाली ये नहीं कि वैगस नर्व के थ्रू काम करती है, हम वैगस नर्व के थ्रू काम करती, इससे खाली इतना इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसका काम लंग्स पे है, स्टमक पे है, लीवर पे है, किडनी पे है, ठीक है, और कहीं समटाइम ब्लैडर पे है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो पैरासिम्पथेटिक के वही काम करने लगेगी, और हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि वो फास्ट होगा तो इसलिए स्लो करने के लिए। हम कोई ये एलोपैथी दवा थोड़ा है, कोई क्रूड फॉर्म में तो दे नहीं रहे हैं उसको, ठीक है।
तो वैगस नर्व के थ्रू ये क्या करती है, वो प्रूविंग में मिला है। लेकिन वो क्या करती है ये मैंने बता दिया तुमको कि कंजेशन प्रोड्यूस करता है, वहां पे इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम कर देगी। अब देखो यूरिनाइटिन हार्मोनल इफेक्ट क्या है, जो जो वैगस नर्व है, अगर वैगस नर्व ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी तो वो क्या करेगी, पेशेंट को वैसोवेगल सिनकोप में लेके चली जाएगी। वहां पे कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, सेरेब्रा हाइपोफ्यूजन हो जाएगा और पेशेंट सिनकोप में चला जाएगा। लेकिन जो प्रूविंग की गई है, प्रूविंग में हमको उसकी पैथोलॉजी को उस तरह से नहीं पढ़ना है कि हमने प्रूविंग में अलग तरीके से, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना, क्योंकि इपिकॉक भी न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे काम कर रही है और चिल्डोनियम भी कर रही है, तो अगर हम उसको सिर्फ किताब से उठा के पढ़ लेंगे तो हमको दोनों में सिम्टम एक जैसे मिलेंगे, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी दवा की प्रूविंग पढ़ना बहुत जरूरी है कि प्रूविंग में उसने क्या दिया है, कि प्रूविंग में वो क्या सिम्टम दे रही है। यहाँ पे लिखा है लेंसिनेटिंग पेन, स्टिचिंग इन कार्ड, लगता है ऐसे किसी ने लेंसिनेट कर दिया है, चुभ रहा है बिल्कुल सीने में, बहुत स्ट्रांग पल्पिटेशन हो रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जी सर। अब देखो यहाँ लिखा है बीटिंग ऑफ हार्ट सो स्ट्रांग दैट क्लोथिंग इज लिफ्टेड फ्रॉम चेस्ट। उसने जो भी क्लोथ पहने हैं वो भी उठने लगेंगे, इतनी तेज पल्पिटेशन होता है। अब लेकिन क्या है उसमें, देखो लिखा क्या है, मैंने पहले ही बोला था आपको, फिर उसी चीज को समझना है। हेपेटिक एफेक्शन, आपको कभी भी हार्ट मिलेगा तो हार्ट के साथ आपको लीवर भी मिलेगा। तो दूसरी दवा है जो हार्ट और लीवर के साथ है, वो है डिजिटेलिस। लेकिन वहां पे क्या है, पल्स स्लो है। यहाँ पे पल्स 130 पहुंच जा रही है एवरी 5th और 6th स्ट्रोक। और इन्फ्लुएंजा हो सकता है उसकी उसको निमोनिया हो सकता है, क्योंकि फिर वही बात है, यानी वो हार्ट को इफेक्ट कर रहा है, लीवर को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और किसको इफेक्ट कर रहा है, लंग्स को। तो ये अगर हम इसको ऐसे कहें तो ये ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है सीधे सीधे। जब हम बेलाडोना पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वो सीधे ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, ब्रेन की मेनिंजेस को इफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर हेल लिखते हैं कि समथिंग दैट रेमडीज एक्ट प्रोमिनेंटली अपॉन किडनी। डॉक्टर बचमैन थिंक इट इज प्रोड्यूस कॉर्परस इन्फ्लामेशन एंड डिजनरेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दिस इज आई बिलीव वाज नॉट इफेक्ट ऑफ चिलिडोनियम। उन्होंने कहा ऐसा गलत है सोचना, बट एन एक्सीडेंट द रीनल सिम्टम आर डिपेंड अपॉन हेपेटिक एक्शन। आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर चिलिडोनियम की पैथोलॉजी डेवलप हो रही, जैसे पेशेंट कहता है, हमने पूछा आपको ये हार्ट की प्रॉब्लम कब हुई, उसने कहा एक बार मुझे जॉइंटिस हुआ, तब से मैं नहीं ठीक हो रही हूँ, तब से मैं नहीं ठीक हो रहा हूँ और मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई मुझे। तो वहां पे जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है सारा, वो कहाँ पे है, लीवर। ये आपको, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक पेशेंट का ठीक किया है हाइपेरिकम से। हाइपेरिकम सिर्फ इस बात पे लिया था कि उसने आईयूसीडी लगाया था, कॉपर टी का यूज किया था, कॉपर टी यूज करने के बाद से ही सारी प्रॉब्लम आना, उसका यूट्रस रिमूव किया गया, उसको नर्व प्रॉब्लम आई। तो यहाँ पे कई बार, हमेशा नहीं, कई बार आपको जहां से बीमारी स्टार्ट हुई है और वो ठीक नहीं हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंजेशन ऑफ लीवर एंड किडनी, तो यहाँ पे कंजेशन है, बट कंजेशन जब भी आएगा लीवर को आप हमेशा प्रायोरिटी पे रखोगे, लीवर की पैथोलॉजी सबसे पहले आएगी। अब हम जाते हैं इसके माइंड लेवल में क्या आएगा। माइंड एफेक्शन विद मेलनकोलिया, melancholy, indolence and ill humor, inflammatory affection of eyes and meters of air, neuralgia in above eye affecting principally right sided. Lycopodium is right to left and right sided.
यहाँ पे मिथालकस सर कुछ सही बोल रहे हैं। यहाँ पे फिर वही बात आ रही है, कंजेशन ऑफ म्यूकस, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना, कंजेशन जरूर मिलेगा। फिर क्रॉनिक प्रॉब्लम आ सकती हैं इसमें, और उसमें से क्या है, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल कटैर हो सकता है विद डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ बाइल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पीछे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टिमुलेट, पैरासिम्पथेटिक में क्या काम कर रहा है, स्टिमुलेट बाइल रिलीज। अब इसको हम ऐसे समझेंगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये पैरासिम्पथेटिक के जो काम करना चाहिए उस काम को नहीं करने दे रहा है। जैसे उसको हार्ट बीट को स्लो करना चाहिए वो स्लो नहीं कर रहा है, जैसे उसको बाइल को रिलीज करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। अब बात को समझना कि जैसे जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, यानी जब आपको चिल्डोनियम प्रेस्क्राइब करने की जरूरत यह है कि बीमारी या जो अवस्था है वो एक तरफा काम कर रही है, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है देन उस केस में, क्योंकि सिर्फ सिंपैथेटिक काम कर रहा है, हम ये वर्ड नहीं बोलेंगे कि उसको काउंटरेट करना है, हमको ये बोलना है उस समय पैरासिम्पैथेटिक काम नहीं कर रहा है। वो काम स्टार्ट करने के लिए तब आपको जो सिम्टम लेके आएगा पेशेंट, वो लेके आएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, ना कि पैरासिम्पैथेटिक के। तृप्ति, ये बात समझ में आई तुमको? यस सर। अब ये जो तुमने बोला था उससे उससे समझ में आया कि बात नहीं समझ में आई? ये सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा एक्टिवेटेड है, पैरासिम्पैथेटिक नहीं काम कर रहा है। तो जब आप अपनी दवा दोगे तो वो पैरासिम्पैथेटिक काम करना लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, एक्सिलरेटेड हार्ट बीट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लूकोज प्रोडक्शन बहुत बन रहा है। तो यहाँ पे पेशेंट क्या होगा कि उसकी जो भूख है, उसका सारे सिम्टम सब सिंपैथेटिक वाले होंगे। ग्रेट लेसिट्यूड विद हैवीनेस ऑफ लिम्ब, हेडेक एंड इनेबिलिटी टू थिंक, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, पेनफुल enlargement of liver, gallstone, bilious condition in general, अल्टरनेट डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन, क्ले कलर्ड, ये हमेशा क्ले कलर्ड जो आता है जॉइंटिस कंडीशन में आएगा। कैटेरल ऑफ ब्लैडर विद सेक्सुअल एक्साइटेशन, कैटेरल इन्फ्लामेशन ऑफ आईज, नोज, लैरिंग्स एंड ब्रांकियाई, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स एंड प्लूरा, पर्टिकुलरली राइट साइड। अगर आपको मैंने कोविड के बाद, पोस्ट कोविड केसेस में जिनको कोविड 19 हुआ और सीटी स्कोर 18 के बाद गया, और जिनको लंग्स के साथ लीवर की पैथोलॉजी आई, मैंने सीधे सिंपली कुछ नहीं सोचा है, उनको सिर्फ हमने चिलिडोनियम दी, हमने बहुत सोचा ही नहीं उसमें। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन विद प्रोफ्यूज फ्लो, ग्रेट इमेसिएशन, पेशेंट सो वीक सो अनेबल टू वॉक अलोन। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने जहाँ पे कोविड, पोस्ट कोविड के बाद जिनको लीवर भी इफेक्ट किया है और लीवर डैमेज हुआ, उनको मैंने सीधे सीधे सिंपली बिना कोई सोचे पैथोलॉजी के बेसिस पे चिलिडोनियम दी, और वो हर पेशेंट इंप्रूव किया। रैपिड चैनल इमेसिएशन विद लॉस ऑफ एपेटाइट, प्रोस्पेल्जिया। तो यहाँ पे इमेसिएशन कैसा हो रहा है, बहुत रैपिड विद लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, अगर हम फिर उसी चार्ट को पीछे से देखें तो वो कह रहा है कि इनहिबिट सलाइवेशन, स्टिमुलेट सलाइवा फ्लो। पैरासिम्पैथेटिक का क्या काम है, कंट्रैक्ट ब्लैडर, स्टिमुलेट बाइल रिलीज, पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाना, सिक्रीशन को स्लो हार्ट बीट करना, ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट करना। ये सारा कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा मिलेगा सिंपैथिक वाला सब। तो मैंने इस आधार पे बहुत आसानी से दवाओं को दे दिया है। मस्कुलर एंड आर्टिकुलर रूमेटिज, द लीस्ट टच आर एनी पार्ट ऑफ बॉडी एक्सेसिवली पेनफुल। ये पेपरवेसी फैमिली का एक करेक्टरिस्टिक है, एक्सट्रीम पेन। इन रोमेटिक एंड गाउटी अफेक्शन ऑफ सिंगल जॉइंट आर नर्व ब्रांचेस विद फ्रीक्वेंट हेडेक, अटैक ऑफ वर्टिगो, डिमनेस ऑफ विजन, एक्साइट द होल आर्टीरियल एंड कैपिलरी सिस्टम। तभी वो क्या कर रहा है, वहां पे कंजेशन प्रोड्यूस कर रहा है।
डिस्टेंशन ऑफ वेन, एब्डोमेन, प्लेथोरा, हेमोरॉइड्स, एलिमेंट accompanied with or without fever where the function of liver was disturbed। फिर बात है, देखो यहाँ पे जो भी आपको ध्यान रखना है, अगर टाइफाइड इंटरनेट फीवर आ रहा है तो कहीं ना कहीं लीवर जो है उसका केंद्र होगा। इडिमा, येलो ग्रे कलर ऑफ स्किन, वेस्कुलर एंड पस्टुलर एब्सेंट। अब हम बात करते हैं सेंसेशन की। एज ऑफ ए बैंड टाइटली बाउंड अराउंड फोरहेड एंड टेम्पल्स, लगता है एक बैंड जो है फोरहेड और टेम्पल्स से बांधा गया है आंखों के ऊपर और उसको खींचा जा रहा है। एज इफ हेयर स्टूड ऑन एंड, लगता है बाल खड़े हो गए हैं, लगता है आंख में जैसे धूल चली गई है। और एज इफ पियर्स विद नाइफ, जैसे चक्कू से कोई कुरेद रहा है, कुचेड़ रहा है। पेन इन आईज एज अ विंड रसिंग आउट ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे आपको जो पैथोलॉजी मिलेगी वो मिलेगी ड्राइनेस ऑफ आईज। पेशेंट आपके पास ड्राइनेस ऑफ आई लेके आएगा और ये सिम्टम बोलेगा। एज इफ ईयर वर स्टॉप्ड, एज इफ swollen in right cheekbone, as if foreign body was rising in, ऐसा लगता है कि कोई कुछ बाहर निकल रहा है। एज इफ larynx was pressed upon as of animal wriggling in epigastric region, ऐसा लगता है यहाँ पे epigastric region में wriggling हो रही है, एक एनिमल wriggle कर रहा है। as if swollen larynx, throat was constrict at larynx as larynx was pressed back upon esophagus, as if broken nape of neck, as if vertebrae were being torn apart। लोग बोलते हैं कि लगता है ऐसे टूट के अलग हो जाएगी। यहाँ पे जो टर्म आ रहा है वो देखो क्या है, ब्रोकन, ब्रेकिंग ऑफ, पेन इन बैक, लग रहा है ऐसे वहां पे वो चीज नहीं है, या टूट जाएगा, या आपको बार बार एक सेंसेशन मिलेगा कंस्ट्रिक्शन का, कोई दबा रहा है, कंस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। एज इफ स्प्रेन्ड और फ्रैक्चर्ड, वही ब्रोकन फिर आ गया। पेन इन लेफ्ट शोल्डर, एज इफ वेट वर हंग अपॉन एन आर्म एंड लेग, एज इफ राइट लेग was paralyzed, as if occiput could not be raised from pillow, as if cut of septum and middle of forehead, cranium is too small, as if forehead was filling outward, occiput as if fastened to pillow and broken off rest of skull। ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ये सेंसेशन आने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि ये सब पेपरवेसी फैमिली के हैं। इतना ज्यादा पेन हो रहा है, इतना ज्यादा पेन हो रहा है, इसीलिए कई बार आप किताबों में पढ़ते हैं कि जो पर्टिकुलर जो गाल ब्लैडर स्टोन का कोलिक होता है वो चिलिडोनियम कवर करता है। इतना सीवियर पेन होता है, और गाल ब्लैडर का जो पेन होता है, जो गाल कोलिक होता है, वो बहुत सीवियर होता है। और यहाँ पे दो सेंसेशन है कि अगर कुछ टूट जाएगा या कोई कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। जैसे लिखा है, जहाँ लिखा है फोर हेड वॉज फॉलिंग आउट, लगता है अभी ये इतना ज्यादा दिमाग में भर गया, ये बाहर निकल जाएगा। और शुरुआत ही तो यहाँ इस सिम्टम से हुई है। is a band tightly around the forehead temple from a band above eye, his head was drawn forcibly backward। ठीक है, और यहाँ पे ये सिम्टम जो बताना चाह रहा था कि वर्टिब्रा वाज बीइंग टॉर्न अपार्ट। टॉर्न मतलब फाड़ देना, इसे इतना ज्यादा पेन, इतना ज्यादा होगा। तो पेपरवेसी फैमिली में या तो आपको पेन मिलेगा या पेनलेसनेस मिलेगी। तो ये इसको इतना ज्यादा, ये मतलब इवन पेशेंट बोलता है कि मैं इस पेन से टॉर्चर हो चुका हूँ, इस पेन से मुझे निजात दिलाओ, इस पेन से मुझे बचाओ, अगर फट जाएगा। या तो कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग आएगी। अब ये जो कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग आ रही है, ये जो ब्रेक होने की फीलिंग आ रही है ड्यू टू कंजेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, या कंजेशन या हाइपरमिया। इस बात को याद रखना। देखो यहाँ पे जो फीलिंग है, जो सेंसेशन आ रहे हैं, ये ड्यू टू हाइपरमिया की वजह से आ रहे हैं। इफ आई बॉल वार स्क्वीज्ड, लग रहा है जैसे उसको स्क्वीज कर दिया गया। लेफ्ट आई बॉल सीम टू लार्ज, मतलब यहाँ पे लग रहा है जो जगह है वो उससे बड़ा हो गया। जैसे मान लो सर है तो ये क्रेनियम छोटा है, सर बड़ा हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, अगर वो बाहर निकल जाएगा।
एज इफ एब्डामेन वाज कंस्ट्रिक्टेड बाई ए स्टिंग, लगता है उसको कस दिया गया है। एनस वाज कंट्रैक्टेड, यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है वो कंस्ट्रिक्टेड कंट्रैक्टेड है। एज ए नेक इज इफ टाइड विद नैपकिन एंड थ्रू लोअर वर्टिब्रा वुड सेपरेट, यहाँ पे आपको एक सेंसेशन दो है कि टूट जाएगा, और टूट कैसे जाएगा, ड्यू टू कंजेशन, उसको कस दिया जा रहा है। तो ये जो फीलिंग आपको कैक्टस टाइप की लगेगी, लेकिन कैक्टस नहीं है, ये कैक्टस से अलग है। कैक्टस में अलग तरह की फीलिंग है। ये लिखा है एज ए ब्रीदिंग वाज हिंडर्ड बाय ए टाइट गिर्डल, यहाँ पे टाइट 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 सेंसेशन, ये सेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्लिडोनियम को सिर्फ लीवर मेडिसिन समझते हैं, आप सोचते हैं इसको मेंटल लेवल पे कोई सिम्टम हमको नहीं मिलेगा, वहां पे सब कुछ मिलेगा आपको। अब हम माइंड की बात करते हैं। वेनिसिंग ऑफ सेंसेस, लॉसेस हर हेड विद शी गेट्स आउट ऑफ बेड, कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई। इन्फ्लुएंजा, मैंने कोविड के दौरान भी बताया था कि ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, इसके बारे में कहा जाता है जैसे ही वेदर चेंज हुआ, लोग बोलते हैं जैसे मुझे मौसम बदला मुझे जुकाम हो गया, हम आर्सेनिक सोचेंगे, फास्फोरस सोचेंगे, लेकिन चिलिडोनियम नहीं सोचते। आप इसके बारे में सोचो तो आपको हैरानी होगी कि कई बार यही इंडिकेट कर रही होती है। फॉरगेट व्हाट शी वांट टू डू और हैज डन, ग्रेट एब्सेंस ऑफ माइंड, सडन एक्साइटमेंट विद कंफ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट एट नाइट, इंटेस्टाइनल कटर, difficult thinking, imagine she cannot think and will lose her reason, think she must die. Delirium कब, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, quiet delirium mostly at night followed by lethargy which continue through the day, talk incoherently during the fit of anxiety, erysipelas, stupefaction, valvular disease of heart। अब इस एस्पेक्ट को आप नहीं सोच सकते हैं कि ये एस्पेक्ट भी आ सकता है, लेकिन फिर वही बात है, जोड़ना कैसे है, लीवर, लंग्स एंड हार्ट। वीपिंग एंड डिस्पोंडेंसी, distaste for mental exertion and conversation, dyspepsia, indigestion, sadness and depression of spirit, hepatic trouble। आपको डिप्रेशन भी मिलेगा तो पेशेंट कहेगा जब से मुझे जॉइंटिस हुआ मेरा डिप्रेशन हो गया। एंजाइटी, कोरिया, इन्फ्लुएंजा, देखो इन्फ्लुएंजा में आप इसको कभी नहीं सोचते हैं, मैं बार बार आपको सोचने में मजबूर करूंगा। जो एक चीज है जो इसको लाइकोपोडियम से टोटली डिफरेंशिएट करती है वो ये सिम्टम है। लाइकोपोडियम में एंजाइटी कंसाइंस नहीं होता है, इसीलिए वो मैनिपुलेटिव है, इसीलिए वो प्रोग्रेसिव है, इसीलिए एम्बिशियस है। और वो जो सिम्टम है, जो ये मैं सिम्टम बताने जा रहा हूं, ये सिम्टम ही आपको लाइकोपोडियम से अलग करता है। अगर किसी इंसान में एंजाइटी कंसाइंस है, the restlessness and uneasiness of conscience, feel that she had committed the unpardonable sin and that she will be eternally lost, anxiety allowing no rest at any employment as if she had committed a crime, fear of getting crazy with restlessness and heat। तो जब मैंने फ्रूट पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था आपको इड है, इड पढ़ाया था, ईगो एंड सुपर ईगो, दिस इज सिम्टम ऑफ सुपर ईगो। वो सुपर ईगो उसको गलत काम करने से रोकता है। शी विल बी इटरनली, इटरनल मतलब क्या होता है, इटरनल क्वेस्ट, अंतरात्मा जो है वो आपको उसका एक प्यास है जो आपको हायर पर्पज के लिए प्रेरित करती है। सी विल, अगर वो उसने कुछ गड़बड़ किया तो सी विल इटरनली लॉस्ट, खत्म हो जाएगी। एंजाइटी विद सेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन, फिर दो कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन वर्ड को याद रखना, कंस्ट्रिक्शन और ब्रेकिंग अप, टूट जाएगा, फट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। एंजाइटी विद सेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन लैरिंग्स, इडिमा ऑफ लंग्स, ड्रेडफुल एंजाइटी एंड अनईजीनेस, इन्फ्लुएंजा, फिर इन्फ्लुएंजा आ गया। सडन एंजाइटी विद स्ट्रॉन्ग पाल्पिटेशन, सडन एक्साइटमेंट एंड कंफ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट। अब मैं आपको एक बात के लिए फिर इंडिकेट कर रहा हूं कि आप इस बात को ध्यान रखना, दिस इज मेडिसिन ऑफ सडननेस लाइक बेलाडोना, बट if you have a symptom of constriction and breaking up, बेलाडोना है सेंसेशन ऑफ बस्ट कर जाना, पल्सेटिंग एंड बस्टिंग एंड
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा कंस्ट्रिक्शन एंड ब्रेकिंग ऑफ पल्स, और बेलेडोना में मिलेगा थ्रॉबिंग, पल्सेटिंग एंड बस्ट कर जाने वाला सिम्टम, ठीक है। और वहां पे आपको मिलेगा लोकेसिटी और क्लियरनेस ऑफ माइंड, यहाँ पे कंफ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट है, क्योंकि ये बात डॉक्टर केंट सर की मेट्रिया मेडिका में साफ साफ लिखी हुई है, जिन मेडिसिन के लीवर खराब होते हैं उनके माइंड डल हो जाते हैं। कारण इसका क्या है, इसका लॉजिक ये है कि जब हमारा लीवर खराब होगा तो हमारा ज़्यादातर सर्कुलेशन लीवर की तरफ होगा और वो ब्रेन को कम सप्लाई करेगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी दवाएं हैं जिनका दिमाग लीवर की वजह से खराब हो जाता है? एक तो है मैग्नीशियम म्यूर, दूसरी है हेलिबोरस, तीसरी ये है ही खुद ये लाइकोपोडियम को भी जानते हैं कि एक समय बाद उसका दिमाग अगर बार बार बीमारी हो रही है तो गड़बड़ हो जाता है। इरिटेबिलिटी एंड इल ह्यूमर, फ्रेटफुल मूड विद इंक्लिनेशन टू वीप, इट वैक्स अबाउट एवरी ट्रिफल एंड वाज violent attack of passionate outburst of temper and quarrelsome। लाइकोपोडियम क्वेरलसम नहीं है, लाइकोपोडियम डोमिनेटिंग है, लेकिन मौके के हिसाब से। अब एक बात अगर हमको डिफ्रेंशिएट करनी हो तो हम आराम से कर सकते हैं लाइकोपोडियम और क्लिडोनियम में, कि हमने यहाँ पे किडनी के स्टोन्स की बात नहीं की, यूरिक एसिड की बात नहीं की, लिथीमिया की बात नहीं की, तो हम पेशेंट को आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे खास बात मैं बताने जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।